नमस्कार दोस्तों। आज है रविवार। तारीख है 27 सितंबर 2020 और मैं आपके बीच लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 28वां अंक। रविवार का दिन है दोस्तों। बाहर धीमे धीमे बरसात गिर रही है। मेरी जो घर में जो ये वरांडे में खिड़की है उस पे कुछ पानी की बूंदें और फिर वो बूंदें जो है धीमे से नीचे आकर के गिर रही हैं। चाय का गरम प्याला हाथ में है, चुस्कियां ले रहा हूं। आपकी इच्छा हो गई ना चाय पीने की मुझे देख करके, तो जल्दी से ऑर्डर करिए। चाय आएगी, साथ साथ आप हमारा ये एपिसोड भी देखिए। अपने ख्यालों का जो सिलसिला है, इंसान की जो एक जिंदगी इंसान बिताता है, उसमें से कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनके गलियारों में अगर एक बार इंसान घुस जाए तो बड़ी ही सुंदर सुंदर चीजें सामने आती हैं। राजेंद्र भाई के साथ जो मेरे बचपन की यादें हैं वो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं, जो शायद उनके लिए भी नहीं होंगी। राजेंद्र गुप्त जी जब उज्जैन आए मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी में वर्कशॉप लेकर के, तो जैसा मैंने बताया मैं उन दिनों टीनेजर था, मतलब वो 13-14 साल का बच्चा, और इतना प्रभावित हुआ इनसे, राजेंद्र भाई की पर्सनालिटी से, कि मैं इनको फॉलो करता था। इनके आने जाने का तरीका, इनके बैठ करके बात करने का तरीका। जब ये प्ले डायरेक्ट करने के लिए गए थे, जब इन्होंने वर्कशॉप किया था, उस समय पे जितने बच्चे साथ में थे, जो थिएटर ग्रुप साथ में था, उन बच्चों को जिस तरह से प्ले के लिए तैयार किया उन्होंने, मुझे काफी बार मौका मिला, मैं बैठ करके देखता रहा हूं को, इन ऑ कंप्लीट ऑ। फिर वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो, बॉडी मूवमेंट हो, माइक का यूसेज हो, स्टेज का यूज हो, कितनी ही ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें। और शायद वो फर्स्ट लेसन्स मेरे लाइफ की थी, और उसके लिए मैं जितना आपको धन्यवाद दूं उतना कम होगा राजन भाई। आज आप फिल्म के और टेलीविजन के सुपरस्टार हैं, थिएटर के सुपर डायरेक्टर हैं, और कविता वाचन के अंदर मैं आपको बताता हूं, 25 और 26 तारीख को जो एपिसोड हुआ उसमें जो कमेंट्स हमारे पास में आए, उसमें जानते हैं लोगों ने क्या लिखा है? एन्चैंटिंग वॉइस, ही इज मेस्मराइजिंग। तो साहब, आपका बड़ा फैन क्लब, हजारों लाखों लोग उसमें, कुछ और हजार लोग उसमें जुड़ने जा रहे हैं। एक मुझे भी उसमें जोड़ लीजिएगा। फैन पहले भी था, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा आपका। लेकिन एक बात साथ में जरूर कहना चाहूंगा जो मैंने बाबा से सुनी है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, ये इंग्लिश की एक मैं देयर इज अ सेइंग व्हिच आई एम यूजिंग, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन स्टैंड्स अ वुमन। वीना भाभी, आपको नमस्कार, मेरा नमन, मेरा प्रणाम आपको। शी इज द वुमन बिहाइंड यू राजन भाई। हाउ कैन वी नॉट ऑनर हर एंड रिस्पेक्ट हर टुडे? आज आप हमारे बीच में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताएं लेकर के आ रहे हैं। दिल से, आदर के साथ, सम्मान के साथ आपको वेलकम करता हूं। आप आए और हमारे दर्शकों को सक्सेना जी की कविताएं सुनाएं। आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक छोटी कविता। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, केवल सुनना चाहता हूं एक समर्थ और सच्ची आवाज, यदि कहीं हो तो। अन्यथा
इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर वापस लौट आए, मैं उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है, क्योंकि वो बिना कहे मर गया। ये अधिक गौरवशाली है बजाय ये कहे जाने के कि वो मरने से पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। दोस्तों, अब आपके बीच लेकर के आ रहा हूं हंसादीप जी को। हंसादीप जी वैसे मध्य प्रदेश की हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी और फिर विदेश में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और फिर टोरंटो यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी में आप जुड़ी रही यूनिवर्सिटीज के साथ एज अ प्रोफेसर। हंसा जी, इंडिया तो आना होता होगा, मध्य प्रदेश भी आप शायद आती होंगी। अब की बार जब भी आप इंडिया आती हैं तो आपको हमको ये वादा करना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश में उज्जैन, और उज्जैन में हमारा घर माधवी, उसमें आप जरूर आएंगी, ये आपको वचन देना पड़ेगा। हमें क्या फायदा जानती हैं आप और बाबा साहित्यिक गोष्ठी में बैठेंगे और हम दर्शक बन करके उसकी मजा लेंगे। आइए हंसा जी, स्वागत है आपका। आइए और आपकी कहानी हम सबके बीच आज फिर कंटिन्यूएशन में प्लीज रखिए। हंसा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हंसादीप है और मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कहानी बड़ों की दुनिया में। परी 8 साल की है। उसे बड़े होने का बहुत शौक है। वह जल्दी बड़ी होना चाहती है। अभी अभी उसके दूध के दांत टूटे हैं, जिन्हें एक छोटी सी डिब्बी में संभाल कर रखा है उसने। छोटे छोटे उभरते वयस्क दांतों को दिखाते हुए वह अपने आप को बड़े लोगों में शामिल करने लगी है। वह रोज स्कूल के बाद कई ऐसे काम करना चाहती है जो उसे बड़ा बना दें। वही करना चाहती है जो वह देखती है और जो काम करने उसे पसंद है। जैसे कि उसे अपनी टीचर बहुत पसंद है। वे एक जापानी गुड़िया की तरह दिखती हैं, उसे बहुत अच्छी लगती हैं। वे सब बच्चों को अच्छी लगती हैं। उनका नाम है मिस वांग। तो उसकी पहली पसंद है मिस वांग बनना। वैसे ही पढ़ाना, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही मुस्कुराना, हाथ में स्केल लेकर बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को समझाना, साइंस के बारे में बताना, उन्हें सब कुछ आता है। जब उन्होंने बताया था कि बादल कैसे पानी बरसाते हैं तो पूरी कक्षा दंग रह गई थी। वही बात वैसी की वैसी जब घर आकर उसने अपने भाई निक, जिसे वह कभी कभी छोटू भी कहती है, को समझाने की कोशिश की तो वह ध्यान ही नहीं दे रहा था। परी को समझ में नहीं आया कि यही सब जब मिस वांग ने कक्षा में कहा था तो पूरी कक्षा ओ वाह कर रही थी, मगर उसके छोटू ने तो इतनी अच्छी बात पर ध्यान भी नहीं दिया। सच तो यह है कि छोटू पूरा का पूरा बुद्धू है, खेलने में लगा रहता है बस। बड़े उत्साह से उसने मम्मी पापा को बताया तो वे भी हूं हां करते रहे। शायद इसीलिए परी को लगा कि उसे अभी मिस वांग की तरह समझाना नहीं आता है। वे बहुत अच्छी तरह समझाती हैं तो ही सब ओ वाह करते हैं। अपनी मम्मी को बताया कि अब वह बहुत मेहनत करेगी, लिखने की, पढ़ने की और खास तौर से समझाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे मिस वांग की तरह कक्षा 2 की टीचर बनना है। पता नहीं क्यों मम्मी को यह अच्छा नहीं लगा। बोली, तुम प्राइमरी स्कूल की टीचर कैसे बन सकती हो परी? तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। नहीं मम्मी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मुझे किसी को सुई लगाना अच्छा नहीं लगेगा और कड़वी कड़वी दवाई खिलाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर तो बहुत खराब होता है। सब बच्चे डॉक्टर को देखकर रोते हैं। पता था उसे, जब जब वे शॉट्स के लिए जाते थे डॉक्टर के पास तो बहुत देर तक बाहर बैठना पड़ता था। उसके बाद जब उनका नंबर आता तो डॉक्टर आकर घुप से सुई डाल देती थी उसकी बाह में। उफ,
कितना दर्द होता था। ऐसे कोई कैसे बच्चे को सुई चुभा सकता है? ऐसा काम तो वह कभी नहीं करेगी। परी या छोटू दोनों में से किसी को कभी बुखार आता था तो वे डॉक्टर के क्लिनिक जाते थे। बेचारा छोटू तो उस कमरे में घुसते से ही रोने लग जाता और तब तक रोता रहता जब तक कि वे वापस बाहर नहीं आ जाते। जो बच्चों को रुलाए ऐसे लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसे डॉक्टर नहीं बनना कभी नहीं। डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं, तो क्यों ना वह सैलून वाला काम करने के बारे में सोचे। सब लोग सैलून जाते हैं, उसे भी तो बाल कटवाने जाना पड़ता है। पापा तो हर सप्ताह जाते हैं, मम्मी भी आईब्रो बनवाने जाती है। तो आज उसने सैलून खोलकर दादी मम्मी दोनों को अपने सैलून में बुलाया। दोनों मैम को चाय कॉफी के लिए भी पूछा, दोनों के बाल बनाने की कोशिश की, झूठ मूठ नेल पॉलिश लगाई, धागे से आईब्रो बनाने की कोशिश की, धागा छुआ और हटा लिया। उतने में भी मम्मी ऊआ करने लगी थी। उनका असली क्रेडिट कार्ड लेकर नकली तरीके से स्वाइप किया। बहुत खुश थी वह। तभी पापा आ गए। उसने उन्हें भी बाल में जेल लगाकर ठीक करने को कहा। पापा ने मना कर दिया। कहने लगे, क्या परी, तुम भी ना, तुम ये काम नहीं कर सकती। मेरी राजकुमारी लोगों के बाल बनाएगी, आईब्रो बनाएगी? नहीं, कभी नहीं। उसने सोचा, अब यह काम भी मेरी लिस्ट से कट गया है, तो फिर करे तो क्या करे? क्यों ना कोई अच्छी सी दुकान शुरू करे। घर में इतने बेकार खिलौने हैं जिन्हें कोई छूता भी नहीं है। वे दोनों अब उन पुराने खिलौनों से तो खेलते नहीं हैं, तो उसने अपने पुराने खिलौनों की दुकान लगा ली और बेचने लगी। उसका छोटा भाई भी इसमें मदद करने लगा। जिनके काम के हैं वे इनके पैसे दे दें और अपनी पसंद का खिलौना खरीद लें। हर खिलौना अगर डॉलर शॉप की तरह $1 में बेच देती है तो अच्छी कमाई हो जाएगी। बाजार में कहीं इतना सस्ता खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन यह काम उसकी दादी को पसंद नहीं आया। दादी कहती हैं, दुकान खोलना भी हो तो नेम ब्रांड की खोलो परी, सेकंड हैंड की नहीं, यूज्ड चीजों की तो बिल्कुल नहीं। अब क्या करे वह? हाँ, आइडिया। दादी की पसंद का काम करने के बारे में सोचने लगी। सोचा, गर्मी के दिन है, बाहर टेबल लगाकर सही का लेमोनेड बनाकर बेचेगी। $1 में एक गिलास बेचे तो गर्मी में इधर से निकलने वाले लोग खरीद ही लेंगे। नींबू निचोड़ लो, खूब सारा पानी डाल दो और शक्कर डाल दो। यह तो हमारी कक्षा ने स्कूल में भी किया था और सबसे ज्यादा हमारी कक्षा के पैसे इकट्ठे हुए थे। वह मेज गिलास आदि सामान जुटा ही रही थी कि दादाजी ने टोका। शायद अब उनकी बारी थी ना कहने की। बोले, तुम इतने छोटे काम के बारे में मत सोचो बेटा। अपना तो बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट है, पूरे शहर में नंबर 1, इसलिए बड़े काम के बारे में सोचो। परी जानती है दादाजी घर में सबसे बड़े हैं, वे सारे बड़े काम ही पसंद करते हैं। फिर भी वह समझने की चेष्टा कर रही थी कि ये काम रियल में कई लोग करते हैं। उन लोगों के मम्मी पापा या दादा दादी उन्हें कभी मना नहीं करते। मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ तो मेरा ऐसा काम किसी को पसंद भी नहीं आता। यह मेरे साथ अन्याय है, बहुत निराशाजनक है। इसी ऊहापोह में एक सप्ताह निकल गया। अभी तक कोई नया काम परी को सूझा नहीं है। आज शनिवार है, सब बाहर घूमने जा रहे हैं, रॉयल ओंटारियो म्यूजियम देखने। जब वे लोग अंदर पहुंचे तो सब कुछ भव्य था। बड़ी बड़ी मूर्तियां कांच के बॉक्स में बेहद नायाब तरीके से सजाई हुई थी, लेकिन परी वहां के सुंदर अनोखे संग्रहों को नहीं देख रही थी। वह तो उस गाइड को देख रही थी जो मीठी आवाज में बहुत अच्छी तरह वहां का उन चीजों का इतिहास बता रही थी और सभी बहुत ही शांति से उसे सुन रहे थे। कपड़े भी बहुत अच्छे पहने थे उस गाइड ने। काली स्कर्ट, काला ब्लेजर और गले में लाल स्कार्फ। नेम टैग गले में टंगा था। नया आइडिया उसके दिमाग में कुलबुलाने लगा। ऐसे हील वाले जूते पहनकर वह भी गले में परी का नेम टैग डालकर गाइड का काम कर सकती है। वे वापस घर आए तो जो दिन भर किया था वह सब कुछ नानी को फोन पर बताना था। यह एक अच्छा मौका था उसके लिए। सामने टंगा मम्मी का ब्लेजर पहन लिया, हाई हील के जूते भी पहने और ऊन की डोरी बनाकर एक कागज उसमें पिरो लिया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, परी। अपना नेम टैग गले में लटकाकर सारी तैयारी पूरी करके नानी को फेस टाइम किया, हूबहू उस गाइड की तरह। नानी को फोन पर बताने लगी जो जो भी उसने वहां देखा था। यह भी बता दिया कि वह बड़ी होकर गाइड बनना चाहती है। नानी खूब हंसी, कहने लगी,
क्या बात है परी, बहुत बढ़िया। ओहो, मेरे बच्चे को यह काम करना है। गाइड क्यों बनोगे बच्चे आप? आपकी नानी प्रोफेसर है। बनना ही है तो प्रोफेसर बनो ना, खूब पैसे मिलेंगे। वह तो इस आशा में थी कि नानी उसकी बात को समझेंगी, वे उससे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन नहीं, गलत सोचती थी। नानी को कैसे समझाए कि वह तो जानती तक नहीं कि प्रोफेसर कैसे पढ़ाता है, उसे बच्चे कितना पसंद करते हैं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो वो उसके बारे में कैसे सोच सकती है। परी का काम करने का उत्साह उसके लिए एक पहेली बनता जा रहा था। कैसे सुलझाए इस पहेली को? सामने मेज पर फैले उसके वाटर कलर और क्रेयॉन्स पर नजर गई तो क्लिक हुआ कि उसे पेंटिंग का बहुत शौक है। उसका सबसे पसंदीदा काम तो पेंटिंग करना है। पूरी बुद्धू है वह। पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? चलो, अभी तो देर नहीं हुई। अब उसके पास एक ऐसा काम है करने के लिए जो शायद सबको पसंद आए। उसके मम्मी पापा उसे और छोटू को आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो ले गए थे एक बार। वहां बड़े बड़े चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। ऐसे कई चित्र दिखाए गए थे उसे और कहा था, देखो बेटा, रंगों का कमाल है यह। कलाकार की मेहनत कैसे रंगों को खूबसूरती से सजाती है। चित्रकला कल्पनाओं और रंगों के बेहतरीन मिलाप से जन्म लेती है। आखिरकार उसने एक अच्छा काम खोज ही ली। इस काम से किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। उसने अपने खाली समय में एक के बाद एक कई चित्रों को बनाया और मम्मी पापा से कह दिया, यह मेरा आखिरी फैसला है, मैं कलाकार बनूंगी। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और फिर परी को देखा। वो एक टक मम्मी पापा दोनों को देख रही थी। दोनों एक साथ बोल रहे थे या कोई एक बोल रहा था, उसे पता नहीं, पर कानों में आवाज आ रही थी, कलाकार तो आप हो ही बच्चे, बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं आपने, हमें पसंद भी है आपका यह काम। पर आपका खास काम, आपका फुल टाइम का काम कुछ और होना चाहिए। कलाकार को पार्ट टाइम रखो। यह एक शौक हो सकता है, पर आपका मुख्य काम नहीं। जो फुल टाइम कलाकार होते हैं वे तो भूखों मरते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसके। भूखे मरने की बात भी गले से नीचे नहीं उतरी। कल तक तो बहुत तारीफ करते थे उन विशालकाय चित्रों की, आज तो भाषा ही बदल गई है। अब परी बहुत उदास है। बहुत कोशिश कर ली उसने अपना काम चुनने की। इन सब बड़े लोगों की बातें बहुत बड़ी हैं। ये समझते ही नहीं कि जो उसने देखा है और जो उसे पसंद आया है वही तो कर सकती है। उसी का ख्वाब देख सकती है। जो उसने देखा ही नहीं, और अगर देखा भी है और उसे पसंद नहीं है, तो वह काम परी कैसे कर सकती है? उसके हर पसंदीदा काम को ये सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अब परी ने बड़े होने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया है। वह छोटी ही ठीक है। अपने दूध के दांत ढूंढ रही है ताकि उन्हें फिर से लगा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। निरंजन भाई, क्या हाल है? आपके हाल तो हमेशा बढ़िया ही रहते हैं यार। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ आपका कि आज के हमारे इस एपिसोड में आप किन कवियों को लेकर के आने वाले हैं। चुनते भी आप हैं, प्रेजेंट भी आप करते हैं। स्वागत है आपका निरंजन भाई। आइए अपने युवा कवियों को लेकर के और आज के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर विमल कुमार। विमल कुमार की 12 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें 7 कविता संग्रह हैं। जंगल में फिर आग लगी है, सपने में एक औरत से बातचीत, आधी रात का जश्न, पानी का दुखड़ा, क्या तुम रोशनी बनकर आओगे आयरा। चोर पुराण एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक विमल कुमार की, जो बहुत चर्चित हुई है। व्यंग भी है उसमें, कथा रस भी है, सब कुछ। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार समेत अनेक पुरस्कारों से नवाजे विमल कुमार पेशे से पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं। और विमल कुमार ने लगातार 20 सालों तक संसद का कवरेज किया है। विमल कुमार की कविताओं में मूलतः राजनीतिक चेतना हमें देखने को मिलती है और वे एक सशक्त प्रतिरोध के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं विमल कुमार की कविताएं। यह चांद मुझे दे दो, है इतना अंधेरा यहाँ कि थोड़ी रोशनी के लिए। यह चांद मुझे दे दो, एक पेड़ भी नहीं है
कि थोड़ी छांव मिल सके किसी को, हो सके तो एक हरा पत्ता ही मुझे दे दो, मैं भी देख सकूं कोई ख्वाब अपनी जिंदगी में, अपनी नींद में से चुराकर थोड़ी नींद तो मुझे दे दो। बहुत प्यास लग रही है, कुएं सब सूख गए हैं, बारिश का भी पता नहीं है, कम से कम यह बादल तो मुझे दे दो। इस बुरे वक्त में जीना हो गया है बहुत मुश्किल, थोड़ी देर के लिए ही सही ये अपना हाथ तो मुझे दे दो। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का, कुछ कहा नहीं जा सकता, भूखे नंगे भी जी लूंगा किसी तरह, जिस मुल्क में अब तक जिया कम से कम मेरा वह मुल्क तो मुझे दे दो। एक और कविता है, शेर के साथ नाश्ते पर। शेर अगर तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करने लगे डाइनिंग टेबल पर, तो यह मत समझना कि वो आदमी बन गया है। शेर अगर तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करने लगे डाइनिंग टेबल पर, तो यह मत समझना कि वो आदमी बन गया है। शेर अगर तुम्हारे साथ पिक्चर हॉल में बैठकर फिल्म देखने लगे, तो यह मत समझना कि वह कोई दर्शक बन गया है। शेर अगर तुम्हें अपनी बाहों में ले ले फिर तुम्हें चूमने लगे, तो यह मत समझना कि वह तुम्हारा प्रेमी बन गया है। शेर अगर किसी दिन तुम्हारा आंसू पोंछने लगे जेब से रुमाल निकालकर, तो यह मत समझना कि वो तुम्हारा वाकई वह हमदर्द बन गया है। शेर अगर अपने गले में माला डाल ले, शंख ध्वनि करने लगे मंदिर में, बजाने लगे घड़ियाल, तो यह मत समझना कि वह पुजारी बन गया है। शेर अगर किसी दिन चुनाव जीतकर देश का प्रधानमंत्री ही बन जाए, देने लगे लोकतंत्र की दुहाई, तो यह मत समझना कि वह कोई महापुरुष बन गया है। शेर को खून का स्वाद लग चुका है, वह कितना भी विनम्र और शालीन दिखे, वह कोई दार्शनिक नहीं, एक दिन झपट्टा मारकर तुम्हें डकार ही जाएगा। एक और कविता सुनाता हूं, पड़ोसी चांद। सरहद के पार भी वैसे ही चमकता है चांद, जैसे अपने यहाँ आसमान पर दमकता है इतने साल, उस पार भी खिला है एक गुलाब, एक चिड़िया वैसे ही गाती है, जैसे अपने यहाँ यहीं से बहकर कुछ नदियां वहां तक जाती हैं, पर अब देशद्रोही करार दी जाती हैं। जो धूप है अपने यहाँ आंगन में, वही वहां अंगड़ाइयां भी लेती हैं। सरहद के पार बहती है वही हवा, यहाँ से गुजरती हुई फिर वहां से लौटकर आती हुई, उसी हवा में तुम लेते हो सांस। इसलिए उस मुल्क से मैं नफरत नहीं करता तुम्हारी तरह, प्यार करता हूँ बेइंतहा उसे, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग हैं हमारी तरह, भूख लगती है जिन्हें, जो देखते हैं रातों में ख्वाब, जो बनाते हैं फूल अपनी मोहब्बतों से, पर आज वे भी हैं बेहद परेशान, बदहवास घबराए हुए हमारी तरह। सरहद के उस पार भी लगी है आग, कोई चिंगारी भड़की है, धुएं में गिरे हैं कई शहर, दीवारें गिर रही हैं, मकान हैं कई जर्जर, फट रहे हैं बम धमाकों से दहशत, बेरोजगार लोगों की है फौज, युद्ध के नशे में डूबे हुए। यह कोई नया खेल नहीं है, वह कौन सी लकीर है खींची हुई जो दो मुल्कों को कुछ करती है। इस तरह इतने सालों से तकसीम खौफनाक मंजर में समा गया है हमारा इतिहास। वह कौन सी है सियासत जिसने हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अगली सवालों के जवाब से बचते हुए तुमने जंग का एक जहर हमारी रगों में चारों तरफ फैला दिया है। दोस्तों, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन की ये कोशिश रही है कि हम कुछ नयापन लेकर के आए आपके बीच।
हमें हौसला कब मिलता है जानते हैं? जब आप हमको कमेंट्स और सजेशंस लिख करके भेजते हैं। और उससे भी पहले अगर अभी तक आप समावर्तन के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए जनाब, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम हमारा एपिसोड कब लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लेख लिखते हैं, भेजिए, हम ज़रूर आपको मौका देंगे। मेरा पता, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का पता एक बार फिर से आपके लिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब में तो आप हमें देख ही रहे हैं, FB में भी देख पाएंगे। अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं फिर वापस आऊँगा। लेकिन उसके बीच अगर टाइम मिले तो कुछ लिख करके ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।